आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज की इस पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह कथन किसका है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष किसका है? और सही विकल्प आपने चयनित कर लिया होगा महादेवी वर्मा, विकल्प ए तो राइट आंसर है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। साथियों, रामविलास शर्मा जी ने कहा था, रामविलास शर्मा ने, कि छायावाद स्थूल के प्रति, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, यह कहा था रामविलास शर्मा जी ने। वहीं नंदुलारे वाजपेयी जी ने कहा था, नंदुलारे वाजपेयी ने नंदुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद के संदर्भ में कहा था कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में, किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। छाया छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष महादेवी वर्मा जी का था। जयशंकर प्रसाद का छायावाद के संदर्भ में कथन लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि जब वेदना के आधार पर, वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी, स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है,
अभिव्यक्ति होने लगती है, अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। आगे बढ़ते हैं साथियों और दो देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी। मुक्तिबोध की रचना जो चांद का मुंह टेढ़ा है, उसकी भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी है, इसका आपको जवाब बताना है। और दूसरे प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। तो विकल्प बी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 3। चंद्रभान अहिवार, क्या ये लाइव क्लास चल रही है या फिर रिकॉर्डेड है? नहीं, इस समय लाइव क्लास चल रही है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब आपने कल्पना का अतिरेक विकल्प ए को चुना। तो राइट आंसर कल्पना का अतिरेक विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं रही हैं। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पर हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है आपको दिए गए विकल्प में से। तो इसमें जो है फिलहाल रचना यह अशोक वाजपेयी जी की है। अशोक वाजपेयी की रचना है। इन दिनों यह रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, बल्कि किसकी है? कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है। समय सहचर है, यह आत्मकथा किसकी है? रामदरस मिश्र की है। सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। तो विकल्प इसमें आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। पांचवा प्रश्न है कि उठ जाग मुसाफिर भोर बही अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किसकी रचना है?
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसी रचनाकार की रचना है। जवाब में कवि बंशीधर शुक्ल, विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है कि हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तो 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के तार सप्तक के संपादन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो तार सप्तक, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तार सप्तक पहला सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, और तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में, जबकि चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहले का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी, दूसरे सप्तक का 1951 ईस्वी और तीसरे सप्तक का 1959 ईस्वी, जबकि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे जी ने कहा था प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी, राहों का अन्वेषी कहा था गे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों के संदर्भ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। 7वां प्रश्न है द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, इसका आपको जवाब बताना। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने चयनित कर लिया होगा, विकल्प एक जयद्रथ पद। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। साकेत और प्रिय प्रवास लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है आपका। प्रश्न संख्या 8, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए 2015 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामदरस मिश्र को किस रचना के लिए, किस काव्य संग्रह के लिए 2015 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इस प्रश्न का सही जवाब आग की हंसी, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, ये अन्य रचनाएं भी रामदरस मिश्र की हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9।
9वां प्रश्न है आपका। ज्ञान भिन्न कुछ किया भिन्न क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? 9वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प आपने डी का चयन कर लिया, रहस्य सर्ग को, तो राइट आंसर है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है कामायनी में? जयशंकर प्रसाद की रचना है, 15 सर्ग हैं। इसका पहला सर्ग चिंता सर्ग, दूसरा सर्ग है आशा, चिंता सर्ग, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग है वासना, छठवां सर्ग है लज्जा, सातवां सर्ग है कर्म, आठवां सर्ग है ईर्ष्या, नौवां सर्ग है ईड़ा, 10वां सर्ग है इसका स्वप्न, 11वां सर्ग है संघर्ष, 12वां सर्ग है निर्वेद, 13वां सर्ग है इसका दर्शन, 14वां सर्ग है रहस्य और 15वां सर्ग है आनंद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन का लेखक लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब विकल्प डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को चुना आपने। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है। प्रेमगन की अन्य रचनाओं में भारत भाग्योदय काव्य, भारत भाग्योदय काव्य, जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादस, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, भारत सौभाग्य, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति जो है किस कृति से ली गई है? 11वें प्रश्न का सही जवाब मधुकलश को अगर आपने चुना है तो राइट आंसर मधुकलश हरिवंश राय बच्चन की रचना, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला की चर्चित रचना, चर्चित पंक्तियां हैं, अक्सर पूछी जाती हैं कि मृदु भावों की अंगूरी की मैं आज बना लाया हाला। और मधुबाला की एक चर्चित पंक्ति है कि बस एक बार पूछा जाता है यदि अमृत से पड़ता पाला। हालावाद के प्रवर्तक भी बच्चन जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है
कि दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध, शांति और समस्या का चित्रण है? दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? दिए गए विकल्पों में कुरुक्षेत्र को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उर्वशी इनके द्वारा लिखा गया गीत नाट्य काव्य है, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी के माध्यम से कवि ने कामाध्यात्म की दुनिया बताई है। कर्ण के संदर्भ में लिखा गया है रश्मिरथी। और सामधेनी में जो है 1941 से 1946 के बीच घटी जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं थी, उनको वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? 13वें प्रश्न का सही जवाब इस रचना पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी दिया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया था लोकायतन के लिए सुमिंद्रानंदन पंत जी को। और जवाब में बाह्य परिवेश और अंतश्चेतन विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उपन्यास विधा की रचना है। इसे मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है इस रचना को। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। तो बच्चन जो है प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगर जवाब में आपने चयनित किया होगा हालावादी, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी आदि इनकी प्रमुख चर्चित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियमवदा जी का है। उषा प्रियमवदा का कहानी संग्रह है। उषा प्रियमवदा की अन्य रचनाओं में फिर बसंत आ गया, फिर बसंत आ गया, 1961 ईस्वी का प्रकाशित है। एक कोई दूसरा, 1966 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। कितना बड़ा झूठ,
1972 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। मृणाल पांडे के प्रमुख कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो शब्द विधि 1980 ईस्वी का, दरमियान 1977 ईस्वी का, एक स्त्री का विदा गीत अक्सर पूछा जाता है। एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी का है प्रकाशित कहानी संग्रह। चित्रा मुद्गल के प्रमुख कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। चित्रा मुद्गल जी के कहानी संग्रहों में जहर ठहरा हुआ, जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी का, लाक्षागृह 1982 ईस्वी का, अपनी वापसी 1983 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह। मृदुला गर्ग जी के प्रमुख कहानी संग्रहों में कितनी कैदें 1975 ईस्वी का, डेफोडिल जल रहे हैं 1978 ईस्वी का कहानी संग्रह। समागम 1996 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कृषक जीवन पर आधारित है। कृषक जीवन पर आधारित रचना है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर। प्रेम विवाह का चित्रण जो है, प्रेम विवाह का चित्रण उनके वरदान में देखने को मिलता है। वरदान है उसमें देखने को मिल जाएगा। और रंगभूमि उपन्यास जो है, रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास में आप अंग्रेजी राज्य का चित्रण देखते हैं। दहेज और अनमेल विवाह, दहेज और अनमेल विवाह पर आधारित निर्मला उपन्यास इनका है। निर्मला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? अमृतलाल नागर जी का प्रथम प्रकाशित उपन्यास पूछा जा रहा है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था अमृतलाल नागर का उपन्यास बूंद और समुद्र। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवियों का चित्रण किया गया है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनैतिक और सामाजिक चित्रण को दर्शाने वाला 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है अमृत और विष।
एकदा नैमिषारण्ये, एकदा नैमिषारण्ये, यह उपन्यास 1972 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है और इसमें आचार्य भार्गव सोमाहुति और नैमिष आंदोलन तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण देखने को मिल जाएगा। मानस का हंस तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित रचना है। अमृतलाल नागर के सारे उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक कौन है। सामाजिक उपन्यास अमरबेल का लेखक पूछा जा रहा है। जवाब में आपने वृंदावन लाल वर्मा विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। देखिए सामाजिक उपन्यास इनका जो है कुंडली चक्र, अचल मेरा कोई और अमरबेल, ये सब सामाजिक उपन्यास हैं। अमरबेल, अचल मेरा कोई, कुंडली चक्र। ये उपन्यास सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और वैसे देखा जाए तो ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में वृंदावन लाल वर्मा जो है, वृंदावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों में इनका विराटा की पद्मिनी, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, झांसी की रानी, कचनार, गण कुमार, मृगनयनी काफी पूछा जाता है। मृगनयनी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भुवन विक्रम, ये सब उपन्यास हैं इनके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनाम दास का पोथा, सी विकल्प राइट आंसर है। 1976 ईस्वी की यह रचना है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर इसकी रचना हुई है। छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर रचना हुई है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवादी उपन्यासों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सही है। जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, गोपाल राम गहमरी को राइट आंसर है आपका। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी में इन्हें जासूसी उपन्यासकार के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी का कानन डायल भी इन्हें कहा जाता है। हिंदी का कानन डायल, हिंदी का कानन डायल भी इन्हें कहा जाता है।
अद्भुत लाश। सरकटी लाश। बेकसूर की फांसी। खूनी कौन। आदि इनके जो है प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है लाला श्रीनिवास दास को, तो विकल्प बी राइट आंसर। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का उपन्यास जो है इनका पहला उपन्यास है। श्रद्धाराम फिल्लौरी जी को जो है डॉक्टर विजय शंकर मल, डॉक्टर विजय शंकर मल, हिंदी का पहला उपन्यास इनका, श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का भाग्यवती जो है इसको माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है। तो अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे एक उपन्यास सोना माटी का। यह उपन्यास किसका है, विवेकी राय का है। विवेकी राय का लिखा गया उपन्यास है। गाजीपुर और बलिया के बीच का जो करेल क्षेत्र है उसके जीवन चित्रण को इसमें दर्शाया गया है। 1983 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, मनोहर श्याम जोशी का यह उपन्यास 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। कसब 1987 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, प्रेम कथा पर आधारित है। और मैं कौन हूं 2006 ईस्वी का प्रकाशित आधारित है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास और उपन्यासकार का ये युग्म शुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का है। वे दिन निर्मल वर्मा का है। करवट करवट अमृतलाल नागर का है। अमृतलाल नागर का, तो विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अधोलिखित में एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया है। नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा उपन्यास है। सात नदियां एक समुंदर, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, अक्षय वट, ठिकरे की मंगनी, अन्य इनके उपन्यास हैं। मरी हुई मछली तो राजकमल
चौधरी का उपन्यास है राजकमल। चौधरी का उपन्यास है। टेराकोटा उपन्यास लक्ष्मीकांत वर्मा का है। गोविंद मिश्र का है वह अपना चेहरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 26वां प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है जुलूस, बी विकल्प को। तो राइट आंसर है 1965 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की जो दारुण दशा है उसका चित्रण किया गया है। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का वर्णन मैला आंचल में है। 1954 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। वहीं दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है दीर्घ तपा में। और पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चरित्र के पतन का चित्रण किया गया है पलटू बाबू रोड में। 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब। और 27वें प्रश्न का राइट आंसर प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन? तो मैं हार गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी भी उन्हीं की है। एक प्लेट सैलाब। एक प्लेट सैलाब यह भी कहानी उन्हीं की है, यानी मन्नू भंडारी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर। तीन निगाह एक तस्वीर। तीन निगाह एक तस्वीर यह भी कहानी उन्हीं की है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। एक प्लेट सैलाब का प्रकाशन वर्ष भी 1968 ईस्वी है। यही सच है अक्सर पूछी जाती है। यही सच है। यह कहानी लिखी गई है किसके द्वारा? मन्नू भंडारी द्वारा ही लिखी गई है। 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो चौखट उपन्यास द्रोणवीर कोहली का है। पीली आंधी या प्रभा खेतान का है। कितने पाकिस्तान डाक बंगला ये दोनों कमलेश्वर के हैं, यानी इसमें विकल्प ए और डी दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करके सही कोट का चयन करना है।
श्यामा स्वप्न किसका है? ठाकुर जगमोहन सिंह का है। नरेंद्र मोहनी देवकी नंदन खत्री जी का है। मायाविनी गोपाल राम गहमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। 3124। 3124 विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब। राम वृक्ष बेनीपुरी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा शाहिद राम वृक्ष बेनीपुरी का है। भगवत शरण उपाध्याय का जो एक यात्रा साहित्य है वह दुनिया में कलकत्ता से पेकिंग, कलकत्ता से पेकिंग काफी पूछा जाता है अक्सर। वह दुनिया में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। घुमक्कड़ शास्त्र भी इनका, इनके तो कई हैं। घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी लद्दाख यात्रा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रेखाचित्र का तत्व कौन सा नहीं है? तो रेखाचित्र में वर्ण, विषय, चरित्रोद्घाटन और उद्देश्य होता है, अभिनेता नहीं होता है। विकल्प सी राइट आंसर। अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है रेखाचित्र। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है, उसका आपको चयन करना। तो अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र का, कामना जयशंकर प्रसाद का और वरमाला गोविंद पल्लव पंत का। लेकिन करबला जो है यह प्रेमचंद्र का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मुंतक बुतक वारी पुस्तक के लेखक कौन है? मुंतक बुत वारी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी सदा सुखलाल। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की चर्चित रचना और इंसाल्लाह खां की चर्चित रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी चर्चित, उदयभान चरित नाम से भी यही कहानी जानी जाती है। प्रेम सागर लल्लूलाल का चर्चित। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से एक उपन्यास रचना है कौन सी?
तो सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है पिछले पन्ने की औरत, विकल्प ए को। तो राइट आंसर है औरत के लिए औरत और खुली खिड़कियां, ये दोनों आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसका आपको चयन करना है। तो करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर की रचना नहीं है। अंजू दीदी किसकी रचना है? तो अंजू दीदी जो है उपेंद्र नाथ की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37 है कि जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज का लेखक विवेकी राय को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। जुलूस रुका है 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, क्षमा करें, रिपोर्टाज है विवेकी राय का। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा। 1972 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रकाश चंद्र गुप्त का है अल्मोड़े का बाजार। बंगाल का अकाल काफी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब। तो विकल्प डी के साथ आप गए तो राइट आंसर हो। शिव प्रसाद सिंह का जो है उत्तर योगी है। उत्तर योगी, उत्तर योगी श्री अरविंद। चैतन्य महाप्रभु का अमृतलाल नागर, लोहिया बलराज मोदक और हमारे जवाहरलाल नेहरू लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज द्वारा लिखी गई जीवनियां हैं। अगला प्रश्न है कि डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया डायरी साहित्य इसमें से कौन सा है? देश देशांतर, विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। टन संख्या 40। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का है। क्या खोया क्या पाया रामेश्वर टांटिया का है। श्री रामेश्वर टांटिया। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो जगदीश गुप्त जो हैं ये नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। डी विकल्प राइट आंसर। मार्क्सवाद में रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध मार्क्सवादी आलोचक हैं।
अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र आत्मकथा किसकी है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई अर्धकथानक को। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। 1641 ईस्वी इसका रचना काल। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, 1946 ईस्वी की। अब योगी हरि की लिखी गई मेरी आत्म कहानी। आचार्य योगी हरि का है, मेरी आत्म कहानी नहीं होगा, मेरा जीवन प्रवाह होगा ना। मेरा जीवन प्रवाह 1939 ईस्वी का प्रकाशित है। मेरी आत्म कहानी अचुर ये जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की है, 1963 ईस्वी की। योगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह, और मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी का है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है, कौन सी है? जलती हुई नदी 3 भागों में। 1999 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, अपनी धरती अपने लोग तो जो है रामविलास शर्मा का है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि 1997 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है कि नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। उपयुक्त पंक्ति किस लेखक की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। विकल्प ए राइट आंसर। श्रीलाल शुक्ल का है अंगद के पांव। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? देखिए कल्याणी जो है ये मगध की पटरानी नहीं है, राजकुमारी है। विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भाषा में प्रयुक्त शब्दों और उसके अर्थ का संबंध प्राकृतिक नहीं है, ये यादृच्छिक होता है। भाषा व्यवहार सामाजिक है। भाषा प्रतीक अवस्था है, अनुकरण से सीखी जाती है और ये सामाजिक है, ये सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ जो हैं वो यादृच्छिक हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में अब लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो फटाफट लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार चैनल छोड़ने से पहले सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।